Hello friends and welcome back to our channel Alpha Studies and myself दिव्यांश भारद्वाज। और जैसे कि आपको पता है मैं आपको पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी क्लास 10th की। ठीक है, इस समय क्लास 10th की ज्योग्राफी स्टार्ट है। ठीक है, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है अगली वीडियो में क्लास 10th की ज्योग्राफी के में। ठीक है, और हैप्पी टू ऑल। ठीक है, हाँ, तो अब बात करते हैं थोड़ी सी कल की वीडियो के बारे में। मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको बताया था क्लास 9 से लेकर 12 तक की प्लानिंग के बारे में। जो मैंने अपने आप पे टेस्ट करी है, जो मैं जिस चीज को मतलब मैंने फील करा है, मैंने वो चीज बताई है। आपको मानना है नहीं मानना है ये आपके ऊपर बात है। ठीक है, बुक्स रिकमेंड करी है, आपको जो अच्छी लगे वो ठीक है, लेकिन भाई पहले एनसीईआरटी खत्म करो। एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी नहीं करोगे ना, आप सोच रहे हो कि सेल्फ स्टडी हो जाएगा, भाई बहुत बड़ी गलती करोगे। यहाँ तक कि एनसीईआरटी के ना सेम क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार डिजिट्स भी सेम होती है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक। आज हम करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन, भू उपयोग। ठीक है, तो परसों यानी कि सैटरडे की क्लास में, यानी कि 23 मई ऑफ 2020 में मैंने आपको कराया था लैंड रिसोर्सेज, भू संसाधन। तो थोड़ा सा इसके बारे में लेकर चलते हैं, भू संसाधन है क्या। ठीक है, तो भू संसाधन बताया था, एक बताया था कि इंटरनेशनल कोर्ट में जो याचिका डाली थी किसको लेके, संसाधन के संरक्षण को लेके, यानी कि रिसोर्सेज के बचाव हेतु। ठीक है ना, उसके बारे में बताया था कि इंटरनेशनल कोर्ट में क्लब ऑफ रोम ने याचिका डाली, यानी कि केस दर्ज करा कितने में, 1968 में, और उसे जीता। और फिर 1974 में एक बुक में, एक टॉपिक में वो आई, मतलब एक बुक बनी, उसके एक टॉपिक में उस बात का पूरा कहानी बताई गई। उस बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल सुमशेर जी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है ना, तो इसमें क्या था कि इसमें गांधी जी के दर्शन की भी एक बात कही गई है। ठीक है, तो 1987 में, फिर इसके बाद की बात बताता हूँ। 1980 मतलब रिविजन ही कर रहे हैं। 1987 में फिर क्या हुआ कि आपका जो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर संसाधन संरक्षण का इंपोर्टेंट योगदान प्रदान करने की बात कही गई। ठीक है ना, तो और इस जो आई थी ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो आई थी, उसमें क्या था, उस पे सतत क्या बोला, सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया, यानी कि सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर फोर्स दिया गया, यानी कि जोर दिया गया, दबाव दिया गया। सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मैंने आपको क्या बताया था कि जो निरंतर डेवलपमेंट चले बिना किसी नुकसान के, यानी कि विकास चलता रहे, डेवलपमेंट चलता रहे, लेकिन कोई नुकसान ना हो, प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। ठीक है ना, ऐसा होता नहीं कि भाई नुकसान ना हो, होता है हल्का फुल्का, लेकिन वो बाद में जिससे कवर हो जाए, इस वजह से वो करा था। और फिर इसी ब्रुटलैंड कमीशन 1987 पे पूरी की पूरी एक बुक छपी, देख रहे हो, उस समय तो एक टॉपिक छपा था पिछले वाले पे। ठीक है ना, जो क्लब ऑफ रोम ने याचिका डाली, केस किया था, इस पे क्या हुआ, इस पे पूरी की पूरी बुक बनी, एंड उस बुक का टाइटल रखा गया आर कॉमन फ्यूचर। आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है ना, और आपको मैंने रियो डी जेनेरो अर्थ सम्मेलन पढ़ाया था, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन अर्थ कमेटी मैंने आपको पढ़ाया था। इसने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था, उसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में, यानी कि सैटरडे की वीडियो जो थी उसमें आज भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सैटरडे की वीडियो में मैंने लिंक प्रोवाइड कराया था जेनेरो रेनो डी जेनेरो का लिंक प्रोवाइड मैंने करा जाता है, रियो डी जेनेरो का। ठीक है, बात हुई थी फिर कल का टॉपिक का लैंड रिसोर्सेज, मतलब सैटरडे में हमने ये दो टॉपिक करे थे। लैंड रिसोर्सेज में क्या था कि भाई इस धरती पे सिर्फ हम अकेले नहीं रह रहे, इस पे आपके सारे वनस्पति, सारे जानवर, सब इस पे ही रहते हैं। हम अकेले नहीं रह रहे, मानव अकेला नहीं है। ठीक है ना, तो एक सीमित, एक लिमिटेड वे में हमारे पे सिर्फ लिमिटेड ही रिसोर्सेज हमारे पे हैं, लिमिटेड संसाधन ही हमारे पे हैं, तो हमें उनके योजनाबद्ध, यानी कि बाय प्लान हमें उसका यूज करना चाहिए। ठीक है ना, भारत के, अब जो हम बात करें अपने इंडिया के, अपने भारत की, तो क्या है कि आप हमारे यहीं पे देखो तो
हमारी जो हुआ करती है यानी कि वैरायटी ऑफ रिलीफ है, वैरायटी ऑफ रिलीफ ऑफ फीचर्स है, इसमें अलग अलग फीचर्स हैं, इसमें अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं। लाइक इसमें आपका माउंटेन भी है, आइलैंड्स भी हैं, प्लेन्स भी है, पठार भी हैं, दोआब क्षेत्र भी है। वैसे दोआब क्षेत्र और जो दोआब क्षेत्र और आइलैंड्स ये आपके इसमें ही मिक्स हो जाएंगे, दोआब तो प्लेन्स में मिक्स हो जाता है, और जो ये आपका है ना आइलैंड्स, भाई आइलैंड्स पे हर तरीके का माउंटेन भी है, प्लेट्यूज भी है, नहीं पठार भी है, तो वो सब एक ही जगह रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं उसको, इसमें प्लेन्स में, माउंटेन्स में एंड प्लेट्यूज में, यानी कि मैदान में, पहाड़ों में और पठारों में। तो मैंने आपको बताया था प्लेन्स यानी कि मैदान हमारे पे 43% है, पहाड़ यानी कि माउंटेन हमारे पे 30% है, और प्लेट्यू यानी कि पठार हमारे पे 27% अवेलेबल है, ठीक है ना। और जो प्लेट्यूज है, प्लेट्यूज खनिज के यानी कि मिनरल्स के बहुत ज्यादा, एक तरीके से मान लो बहुत ज्यादा हमें एक तरीके से रिच रिजर्वर्स हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इनके पास, सबसे ज्यादा हमें पठार से ही यानी कि प्लेट्यूज से ही हमें सबसे ज्यादा खनिज यानी कि मिनरल्स प्राप्त होता है। लाइक जीवाश्म ईंधन हुआ, यानी कि जीवाश्म यानी कि फॉसल फ्यूल्स हुए, लाइक, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। आज हम बात करेंगे भू उपयोग यानी कि लैंड यूटिलाइजेशन, भू उपयोग यानी कि लैंड यूटिलाइजेशन। चलिए तो फिर आज स्टार्ट करते हैं फिर आज के टॉपिक से, ठीक है ना। देखो भू संसाधन यानी कि लैंड यूटिलाइजेशन का पहले बात करते हैं, हम करते कैसे, हम करते किस चीज के लिए, है ना। तो इसमें अगर जो आप अपनी एनसीईआरटीज देखोगे तो एनसीईआरटीज में पॉइंट टू पॉइंट दिया है, तो मैं उसके बारे में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाता चलूंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं कि जो आपको नहीं भी समझ में आते, तो दोनों हिंदी में भी समझोगे तो समझ में आ जाएगा। एकदम एक वर्ड बोलूंगा एकदम दिमाग में एकदम आपके पॉइंट आउट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट की। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है फॉरेस्ट। सेकंड आता है अनअवेलेबल लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी कि कृषि के लिए अनुपलब्ध जमीन, यानी कि जिस पे कृषि यानी कि खेती नहीं की जा सकती, वो उसके लिए अनअवेलेबल लैंड यानी कि भूमि। फिर आती है बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन का मतलब आप जानते हो, यानी कि बंजर, यानी कि बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। ये हम, ठीक है ना, समझ रहे हो। ये हम किस में बात कर रहे हैं, हम ये कृषि के लिए अनुपलब्ध जो जमीन है, अनअवेलेबल लैंड फॉर कल्टीवेशन है, उसके अंडर बात कर रहे हैं इस समय। वन में कोई नहीं आया। सेकंड पॉइंट अनअवेलेबल लैंड फॉर कल्टीवेशन यानी कृषि के लिए अनुपलब्ध जमीनों में ये कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है बैरन एंड वेस्टलैंड, यानी कि बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। सेकंड पॉइंट लेके चलते हैं। सेकंड है लैंड पुट टू नॉन अवेलेबल एग्रीकल्चर यूजेज, यानी कि गैर कृषि परियोजना में लाई गई भूमि, गैर कृषि परियोजना में लाई गई भूमि, यानी कि लैंड पुट टू नॉन अवेलेबल एग्रीकल्चर, यानी कि ऐसी भूमि जो काम आ सकती थी खेती के, लेकिन उसे काम में नहीं लगाया, उसे किसी और काम में लगाया। लाइक मतलब एक तरीके से मान लो कि अब वो जमीन किसी भी काम के लिए नहीं रह गई, अब हम उस जमीन पे कभी भी वो नहीं कर सकते। उस पर क्या आ गई, जैसे भाई कहीं पे सड़क बन गई, इमारतें बन गई, रोड्स बन गई, कहीं पे इंडस्ट्री बन गई, इस वजह से अब वहां पे तो भाई अब ऐसा तो है नहीं आप अपने घर के अंदर खेती करोगे, ठीक है ना। तो ये बात है, ठीक है। फिर अब हम मेन थर्ड पॉइंट बात हैं। मेन थर्ड पॉइंट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सपेक्ट यानी कि छोड़ के फॉलो लैंड, यानी कि प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। प्रतिभूमि भी एक तरीके की बंजर भूमि में ही आ जाती है, ठीक है ना। प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सपेक्ट फॉलो लैंड, यानी कि कुछ प्रतिभूमि को छोड़ के, यानी कि कुछ बंजर भूमि में ही आ जाती है प्रतिभूमि, उसे छोड़ के
अदर कल्टिवेटेड लैंड, क्योंकि जो पिछले वाले में हमने बात कर लिया योग्य की। तो अब इसके कुछ पॉइंट उठाते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट यानी कि ये पॉइंट है परमानेंट पेस्ट्यूज एंड अदर ग्राजिंग लैंड, यानी कि आपका चार गायें भूमि और गोचर भूमि, ठीक है ना। फिर सेकंड पॉइंट है लैंड अदर मिसलिनियस ट्री ग्रोव्स एक्सेप्ट नेट सोन एरिया, यानी कि नेट सोन एरिया के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है ना। नेट सोन एरिया सुन लो। शुद्ध बोया गया, यानी कि शुद्ध बोया गया क्या था कि यानी कि आपको पता है एक साल में कितने कृषि वर्ष होता है? 2 होते हैं, यानी कि 2 बार कल्टीवेशन होती है। 2 बार कल्टीवेशन होती है ना। एक बार ठंडे के मौसम में हो जाएगी, एक बार गर्मी के, यानी कि एक बार अप्रैल के मौसम में, एक बार मई में, यानी कि 6 महीने का गैप होता है, ठीक है ना। तो एक साल में 2 बार कृषि, मतलब हमारा 1 साल लेकिन कृषि के 2 साल, ठीक है ना। तो उसमें कहा गया है शुद्ध बोया भूमि यानी कि नेट सोन एरिया उसे बोलते हैं। नेट सोन एरिया, ध्यान रखो मैं नेट सोन एरिया की बात कर रहा हूँ। नेट सोन एरिया उस एरिया को बोलते हैं, नेट सोन एरिया उस एरिया को बोला जाता है जिसमें हर कृषि वर्ष में बोया जा सकता है, यानी कि उसे बोया जा सकता है। वो हमारी मर्जी, हम बोए या ना बोए, ठीक है, लेकिन उसे बोया जा सकता है। तो इसमें क्या गया लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री ग्रोव एक्सपेक्ट नेट सोन एरिया, यानी कि विविध वृक्ष फसल तथा उपवनों के अधीन भूमि किसे छोड़ के, शुद्ध बोया गई भूमि को छोड़ के, यानी कि कहीं कहीं जैसे पेड़ लगे हुए होते हैं लेकिन उसमें हम कभी अपनी शुद्ध बोई भूमि यानी कि नेट सोन एरिया कभी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां पर देखो कई बार क्या होता है हम जमीन बोते हैं, मतलब खेती करने के लिए हमने बीज डाला, तो कई बार क्या होता है कि हम उसे 5 या 2 या 3 साल के लिए हम खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई उसकी जो खनिज है वो थोड़ा पनप जाए, यानी कि जो उनमें मिनरल्स हैं जमीन में वो थोड़ा अच्छे हो जाए, तो हम उस पर 1-2 साल खेती वेती नहीं करते। तो ये यहाँ पे ऐसी ही लैंड की बात करते हैं, कल्चरेबल वेस्ट लैंड उसे बोलते हैं जहाँ पे 5 साल से खेती न की गई हो, 5 साल से जमीन ऐसे ही पड़ी हो, ठीक है ना। बंजर नहीं बोलेंगे, लेकिन बंजर समझ रहे हो, बंजर है पर कृषि के लिए योग्य है, ठीक है ना। 5 साल तक हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। बहुत से होते हैं जब मान लो हमें लगता है कि भाई आगे अभी 5 साल या 2 साल छोड़ देते हैं, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे 5 साल की बात हो रही है, यहाँ पे 1 साल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 5 साल की बात हो रही है, ठीक है ना। अब आगे आते हैं फॉलो लैंड, यानी कि पट्टी भूमि, यानी कि मैंने कहा था ना बंजर भूमि आ जाती है, पट्टी भूमि यानी कि बंजर भूमि, फॉलो लैंड यानी कि पट्टी भूमि या बंजर भूमि। वर्तमान में पट्टी जो भूमि मानी जाएगी। अब हम फोर्थ पॉइंट पे, मेन फोर्थ पॉइंट पे एनसीईआरटी देखते रहना भाई, एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। पॉइंट आउट कर दो जो समझ में नहीं आ रहा, फिर उसी के बारे में मैं यहाँ पे क्योंकि बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में एकदम स्टक करना चाहिए कि हाँ ये वाला पॉइंट मैंने करा था, ये वाले पॉइंट पे मैं आ चुके हैं, ठीक है ना। टाइम वेस्ट नहीं करते, तो मैं डायरेक्ट कराता हूँ, कोई मैं बात घुमाता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो फोर्थ पॉइंट फॉलो लैंड यानी कि पट्टी भूमि, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब है, इस वजह से सैटरडे से ही तबीयत खराब है, ठीक है ना। पट्टी भूमि में हमने क्या करा, फैलो लैंड्स में हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करा। फर्स्ट आता है आपका, जैसे कि अब तक हम फर्स्ट पॉइंट लेके चल रहे थे। मान लो मेन पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स के अंदर मैं इसी वजह से बोल देता हूँ कि भाई मैं मेन पॉइंट पे आ गया, अब उसके अंडर वाले पॉइंट पे भी मैं बोल देता हूँ, ठीक है। मेन पॉइंट है फोर्थ मेन पॉइंट है फैलो लैंड यानी कि पट्टी भूमि यानी कि बंजर भूमि। वर्तमान में फर्स्ट पॉइंट है इसके अंडर वर्तमान में पट्टी भूमि, यानी कि वर्तमान में इन प्रेजेंट फैलो लैंड, वे लैंड जो सिर्फ 1 या 2 कृषि साल के लिए बंजर छोड़ी जाती है, यानी कि जिसपे 1 या 2 कृषि वर्ष खेती ना करी गई हो। कृषि वर्ष जान रहे हो, यानी कि 6 और 6 महीने जो होता है, 1 साल में 2 कृषि वर्ष होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आती है पुरातन पट्टी, यानी कि वैसे इसमें सिर्फ एक कृषि वर्ष या उससे, हाँ
जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वर्तमान फैलो वाला, यानी कि प्रेजेंट फैलो लैंड्स, यानी कि वर्तमान पृथ्वी में, इसमें एक कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए छोड़ी गई बंजर भूमि, यानी कि या तो एक कृषि वर्ष, यानी कि भाई साल में 2 कृषि वर्ष होते हैं, आप जानते ही हो, ठीक है ना। तो उसमें छोड़ी गई या उससे कम छोड़ी गई, यानी कि 6 मंथ या उससे कम। ठीक है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बात करते हैं पुरातन पृथ्वी, यानी कि अदर देन करंट फैलो, यानी कि पुरातन पृथ्वी, पुरातन बंजर, और प्रेजेंट यानी करंट फैलो लैंड, जो 1 से 5 वर्ष से खेती ना की गई हो, जिसपे 1 to 5 कृषि वर्ष की बात हो रही है, ना कि वर्ष की, कृषि वर्ष की बात हो रही है, ध्यान रखना, जहां पे 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर से क्या ना करी गई हो, खेती ना करी गई हो, ठीक है ना। उसके बाद आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, नेट सोन एरिया मैंने बता दिया, जिसमें मतलब हर साल बोया जाता है, हर साल में, हर एक वर्ष में, हर एक कृषि वर्ष में 1 से ज्यादा बार बोया जाता है, ठीक है ना। और ये ग्रोथ क्रॉप एरिया भी कहलाया जाता है, इसे ग्रोथ क्रॉप एरिया में भी जोड़ा जाता है, यानी कि वह सकल कृषित भी कहलाती है, ठीक है ना। आज पे हम इतना ही रोकते हैं, आज के लिए इतना ही। मेरी तबीयत थोड़ी, आप देख रहे हो तो आजकल 10-10, 15-15 मिनट की क्लास होगा। कल हम करेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। क्या करेंगे कल हम? भारत में भू उपयोग प्रारूप, ठीक है ना। देखो सैटरडे में हम लैंड रिसोर्स भू संसाधन कर चुके थे, इसका मैंने अभी आपको रिवीजन कराया। लैंड यूटिलाइजेशन यानी कि भू उपयोग आज हमने कर लिया। कल हम करेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यानी कि भारत में भू उपयोग प्रारूप। और संडे की बात करूं, यानी कि 24 मई 2020 की बात करूं, तो मैंने कल आपको बताया कि जो मेरे को दिक्कत हुई एज ए स्टूडेंट, उन चीज़ों को आप ना करो, यानी कि मेरी है, आप करो या ना करो आपकी मर्जी है, वो मैंने आपको कल आपको समझाया, बुक रिकमेंड करी है, ठीक है ना। कैसे कैसे आपको पढ़ना चाहिए वो मैंने बताया है, क्योंकि एक स्टूडेंट बहुत गलती करता है, टीचर्स बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन भाई हम स्टूडेंट से मैं समझता हूँ, इस वजह से मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आज के बारे में थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं। भू उपयोग यानी कि भाई संसाधन, जो संसाधन का प्रयोग निम्न उद्देश्यों के लिए, मतलब 3 उद्देश्यों के लिए करा जाता है। पहला वन था, मेन पॉइंट लेके चलेंगे। दूसरा था कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कि अनअवेलेबल लैंड फॉर कल्टीवेशन। फिर थर्ड पॉइंट था द अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सपेक्ट फॉलो लैंड, यानी कि पट्टी भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, ठीक है ना। पट्टी भूमि मैंने बता दिया, बंजर भूमि को एक तरीके से कहा जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट था फैलो लैंड, यानी कि पट्टी भूमि, यानी कि बंजर भूमि, ठीक है ना। फिफ्थ है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कि नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मैंने आपको बता दिया, नेट सोन एरिया वो होता है जो एक कृषि वर्ष में 1 से 2 बार, एक से अधिक बार बोया गया हो, यानी कि उसे किसी भी वर्ष खाली ना छोड़ा जाता हो, ठीक है ना। चलो अब कल बात करेंगे हम लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अच्छा लगे तो भाई विजिट करो। 10th क्लास के बच्चे के लिए हमने अभी अल्फा स्टडीज पे क्लास 12th के लिए मानव सर ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डाले हैं, आपके लिए भी डाले हैं, 10th और 12th दोनों के लिए डाले हैं। देख सकते हो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ा, मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो मानव सर या आपके शिवम कौशिक सर अच्छा ना पढ़ाए, वे अच्छा पढ़ाते हैं भाई, एक बार आप उनको देखो। हम स्टूडेंट ही रह चुके हैं तो हम स्टूडेंट की प्रॉब्लम को ही लेके यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। अल्फा स्टडीज पे क्लास 12th की मैथमेटिक्स होना है, 10th क्लास की मैथमेटिक्स चल रही है, और आपकी क्या कहते हैं ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट कर रखी है 10th क्लास की, साइंस स्टार्ट हो रखी है 10th क्लास की, ठीक है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री के मैं आज आपको जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का जो मानस सर ने दिया था मैथमेटिक्स के क्लास 10th का, उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। कोई भी क्वेरी हो भाई कमेंट में बता सकते हो, मेल प्रोवाइड कराऊंगा, हैंड रिटन नोट्स या कुछ भी बात हो तो आप मेरे को बोल सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, हैप्पी ईद, टेक केयर,
सलाम है।